हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। हम बात कर रहे हैं ऊतकों के बारे में और अभी तक आपने काफी सारी चीजें यहाँ पे रिवाइज कर ली हैं, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जल्दी से अपने टॉपिक्स को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लांट टिश्यू के बारे में, और प्लांट टिश्यू का चार्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपने क्या क्या पढ़ा है अभी तक इस चार्ट में। आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया है, आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट में टिश्यू में आपने पढ़ लिए हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। आज बात करेंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी सेल्स यहाँ पर पाई जाती हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जाइलम से। आपको जाइलम के बारे में क्या क्या चीजें यहाँ पर समझाई गई हैं। चलिए, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारा टॉपिक चल रहा था। अगर हम डेफिनेशन पढ़े कॉम्प्लेक्स टिश्यू की तो हमने कहा ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन टास्क टुगेदर आर नेम्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, यानी कि आपके पास डेफिनेशन क्या है कि एक साथ सामान्य कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समूह को जटिल ऊतक कहा जाता है। ठीक है, जो ऊतक हैं वो दो प्रकार के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये जाइलम एंड फ्लोएम के कुछ डायग्राम आपको दिखाए गए हैं जिनमें सारी कोशिकाएं आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं। पढ़ लेते हैं जाइलम के बारे में। और जाइलम के बारे में हमने कहा दिस इज द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जाइलम वह ऊतक है जो पानी और पोषक तत्वों को जड़ से पौधे के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाता है। इट इज composed of 4 types of cell। ये चार अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा। वो चार कोशिकाएं कौन सी हैं? जाइलम ट्रैकीड्स हैं, जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है। ध्यान रखिए, यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा यानी कि फाइबर। अब स्क्लेरेन्काइमा कौन से स्क्लेरेन्काइमा की बात हो रही है? जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, सिंपल परमानेंट क्यों? क्योंकि वो एक ही प्रकार के जो सेल्स हैं वो उनसे बना हुआ है। इसके अलावा आपने स्क्लेरेन्काइमा के बारे में ये समझा कि जो स्क्लेरेन्काइमा है कैसा है? डेड है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या है? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कौन सा वाला? सेम जो आपने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा था, जिसका जो फंक्शन है वो स्टोरेज का है, और ये कैसा है? लिविंग है। ठीक है, इनके अलावा दो आते हैं, ट्रैकीड्स और वेसल्स। तो ट्रैकीड्स और वेसल्स जो होंगे वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होंगे, पाइप जैसी संरचनाएं होंगी यहाँ पर। क्लियर है? अब स्क्लेरेन्काइमा का फंक्शन आप समझते हैं, आप पढ़ चुके हैं, आपने पैरेन्काइमा का फंक्शन पढ़ा हुआ है। जाइलम जो वेसल्स है और जाइलम ट्रैकीड्स जो हैं वो हमने कहा कि जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं कि करके। आपने कहा चार प्रकार की क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं, ट्रैकीड्स से, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा यानी कि जो फाइबर से बना होता है। चलिए, ट्रैकीड्स और वेसल्स के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा आप पढ़ चुके हैं। ध्यान रखिए, जो ट्रैकीड्स हैं और जो वेसल्स हैं वो इस प्रकार के होते हैं। इनमें पाए जाते हैं पिट। पिट का मतलब होता है होल, आप कह सकते हैं। ठीक है, इनमें पिट्स पाए जाएंगे, या आप छिद्र कह सकते हैं, जिनसे हो करके जो पानी है वो आगे की ओर मूव करता होगा। क्लियर है? ट्रैकीड्स और वेसल्स दोनों में पिट्स पाए जा रहे हैं, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। ये आपको सिलिंड्रिकल जैसा आपको दिख रहा है, ये इलोंगेटेड जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है जाइलम पैरेन्काइमा। क्लियर है? आगे बढ़े, पढ़ लेते हैं सबसे पहले जाइलम ट्रैकीड्स के बारे में। तो हमने कहा ट्रैकीड्स आर लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स विद टैपर्ड एंडिंग। आपने कहा ट्रैकीड्स शंक्वाकार सिरे वाली लंबी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ट्रैकीड सेल्स आर डेड। कैसी होती हैं ये? ट्रैकीड्स मृत कोशिकाएं होती हैं। ध्यान रखिए, स्क्लेरेन्काइमा भी डेड था, जो ट्रैकीड्स है वो भी डेड है। तो किसकी बात हो रही है? पैरेन्काइमा के। ट्रैकीड्स गड्ढों के माध्यम से पानी का परिवहन करता है। गड्ढे का मतलब क्या है? ट्रैकीड्स ट्रांसपोर्ट्स वाटर थ्रू पिट्स। इन्हीं पिट्स को गड्ढे या आप पोर्स कह लीजिए, इन्हीं के माध्यम से क्या होता है? पानी का ट्रांसपोर्ट आगे की ओर होता है। अब बात करते हैं वेसल्स के बारे में कि वेसल्स कैसे होते हैं। आपने कहा वेसल्स इज द पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये एक पाइप जैसी संरचना है। वेसल्स आर डेड। ध्यान रखिए, वेसल्स भी डेड हैं। ठीक है, एंड हैव अ लिग्निफाइड थिक वॉल। इसमें भी जो वॉल होती है, सेल वॉल, वो लिग्निन की बनी होती है। और किस में बनी थी? स्क्लेरेन्काइमा में हमने पढ़ा था
कि उसकी जो सेल वॉल है वो लिग्निन की बनी होती है, जो बहुत टफ सब्सटेंस यहाँ पर होता है, जो इसे क्या बनाता है, डेड बनाता है। ठीक है, अब लिग्निन क्या होता है कि आपने कहा लिग्निन एक ऐसी परत होती है जिसके अंदर और बाहर चीजों का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। और आप समझते हैं कि अगर किसी सेल को लिविंग रहना है तो सेल के अंदर बाहर चीजों का मूवमेंट होता है, वहां पे एयर चाहिए होगी, ठीक है, जो गैसेस का आपने कहा ट्रांसपोर्ट होता है, वहां पे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर इन्हीं चीजों का के लिए यहाँ पे एक बैरियर लग जाते हैं जिसे लिग्निन कहते हैं, और जहां पर लिग्निन कंप्लीटली हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, डेड कहलाता है। ठीक है, हो सकता है कहीं पे लिग्निन है लेकिन बीच बीच में क्या है, लिग्निन टूटा हुआ है और वहां से एक्सचेंज अगर हो रहा है तो ठीक है, वो पार्शियली हम कह सकते हैं कि वो लिविंग हो सकता है। बट लिग्निन की पूरी अगर लेयर चढ़ गई है तो आपने कहा कि वो क्या होगा, डेड यहाँ पर होगा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट हमने कहा अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ सेल वॉल इज एब्सेंट। आपने कहा वाहिकाएं मृत होती हैं और इनमें लिग्निफाइड मोटी कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति का ऊपरी एवं निचली भाग अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर क्या चीजें अपनी 4 सेल्स के बारे में बात की है और 4 में से 3 सेल्स का मैंने बता दिया कि ये डेड है, ये भी आपने कहा डेड होती है, ये भी आपने कहा डेड होती है, यानी कि मृत होती हैं। ये तीनों मृत हैं और इनमें अगर एक कोशिका अगर लिविंग है तो वो कौन सी है, जाइलम पैरेन्काइमा। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि जाइलम किन कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, तो आपने कहा जाइलम ट्रैकिड्स है, जाइलम वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए जाइलम में जो लिविंग सेल है वो कौन सी है, जाइलम पैरेन्काइमा है, बाकी की जो रेस्ट आपकी 3 सेल्स आती हैं वो कैसी होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से पढ़ लीजिए, आपको नोट नहीं करना है, अगर आपने नोट किया हुआ है तो नोट नहीं करना है, दोबारा सिर्फ आपको रीड करके रिवाइज करना है। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो जल्दी से आप क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज में नोट कर लेंगे, समझने वाली लैंग्वेज में करना है, एज इट इज आपको नहीं करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने 2 प्रकार के जो सेल्स हैं उनके बारे में बात की है। पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के बारे में आप जानते हैं, आपने कहा पैरेन्काइमा आर लिविंग सेल्स, ठीक है, दे स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। यही हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा में, हमने कहा था पैरेन्काइमा के 3 फंक्शन होते हैं। पैरेन्काइमा है तो स्टोरेज का काम कर रहा है। पैरेन्काइमा ने अगर क्लोरोफिल को स्टोर किया है तो यहाँ पे क्लोरेन्काइमा का काम करेगा। पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस बढ़ गए हैं तो आपने कहा एरेन्काइमा का काम करेगा। यहाँ पे पैरेन्काइमा है तो क्या काम है इसका, आपने कहा पैरेन्काइमा जीवित कोशिकाएं हैं, वे भोजन और पोषक तत्वों का भंडारण करते हैं। बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा जो कि फाइबर्स हैं, ये डेड सेल्स होती हैं, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। आपने कहा स्क्लेरेन्काइमा मृत कोशिकाएं हैं, वे पौधे को यांत्रिक सहायता देते हैं। कुछ अलग से नहीं पढ़ा हमने, सेम चीजें पढ़ी हैं जो आपने सिंपल परमानेंट टिश्यू में पढ़ी थी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, आपने चारों प्रकार की कोशिकाओं को पढ़ लिया है। अब बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। तो ध्यान देखिए, जाइलम में आपने कहा कि 2 टिश्यू तो कौन से हैं, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू थे। ठीक है, अब फ्लोएम के बारे में बात करते हैं तो आपने कहा फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपने कहा फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है जो खाद्य पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। यह पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक खाद्य सामग्री के परिवहन में मदद करता है। इट इज मेड अप ऑफ अ फ्लोएम कंपोनेंट्स। ये फ्लोएम घटकों से बना होता है। ठीक है, in angiosperm and gymnosperm they have a different phloem components. The phloem is also called a bast. आपने कहा एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम के घटक अलग होते हैं, बाकी में अलग यहाँ पर पाए जाते हैं। फ्लोएम को हम क्या कहते हैं, बास्ट ही कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे फ्लोएम किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। हमने कहा जो कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में देखते हैं। एंजियोस्पर्म सबसे क्या है, आपने कहा सबसे जो डेवलप ग्रुप आप कहेंगे या फिर सबसे सुपीरियर ग्रुप, सुपीरियर यानी कि सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हुआ है, या फिर आपने कहा कि सबसे बड़ा जो ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप किस एस्पेक्ट में कह रहे हैं, डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में कहा जा रहा है। जैसे आपने अगर प्लांट्स को देखा तो आपने किस प्रकार से उनका डिवीजन किया है। सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है आपका थैलोफाइटा, थैलोफाइट्स, फिर है ब्रायोफाइट्स,
ठीक है, तीसरा है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, चौथा है जिम्नोस्पर्म। पांचवा है एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब हमने कहा सबसे एडवांस ग्रुप कौन सा होगा, हमने कहा एंजियोस्पर्म होगा सबसे एडवांस ग्रुप, क्योंकि हमने कहा कि इसमें फ्लावर भी पाए जाते हैं, इसमें सीड भी पाए जाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट किन्हें कहते हैं, एंजियोस्पर्म को कहते हैं। तो हमें उन्हीं एंजियोस्पर्म में देखना है कि जो फ्लोएम का कंपोनेंट है वो किस प्रकार से है। तो क्या चीजें हमने कही, हमने कहा इन एंजियोस्पर्म इज पोजेस 4 कंपोनेंट्स एज फॉलो। आपने कहा कि एंजियोस्पर्म में जो फ्लोएम बना होता है वो 4 कंपोनेंट या 4 घटकों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से है वो, सीड ट्यूब एलिमेंट्स होती हैं, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ठीक है, ये तो 2 कॉमन है जो कि आपने जाइलम में भी देखे थे, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। स्वीप ट्यूब यहाँ पर आ जाती है एंड कंपेनियन सेल यहाँ पर आ जाती हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई गई है। तो पैरेन्काइमा ये है, स्वीप ट्यूब आपकी ये वाली आ जाती है। ठीक है, कंपेनियन सेल आपकी ये वाली आ जाती है। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सारे मिलकर के क्या करेंगे, फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। पढ़ लेते हैं स्वीप ट्यूब के बारे में सबसे पहले कि स्वीप ट्यूब क्या होती है, क्या इनका फंक्शन होता है। आपको अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डायग्राम भी बनाया था, अलग अलग करके हमने चीज़ों को देखा था, हमने बहुत अच्छे से समझा था कि यहाँ पे स्वीप ट्यूब का डायग्राम कैसे होता है। ठीक है, पिट्स जो बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, पिट्स का फंक्शन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी जब हमने प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात की थी। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम क्या करेंगे यहाँ पे, या तो चैप्टर के लास्ट में हम लोग कर लेंगे या फिर क्वेश्चन आंसर्स में हम लोग कर लेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, एग्जाम के पर्पज से आपने अगर पढ़ा तो आपने कहा सीव ट्यूब्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली इन द फॉर्म ऑफ चैनल्स। आपने कहा छलनी ट्यूब जो होती है वो लंबी होती है, ट्यूब जैसी संरचनाएं होती हैं जो चैनल के रूप में अनुदैर्ध्य रूप में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, सीव ट्यूब इस प्रकार की आपको ट्यूब बताई गई है। ठीक है, ये क्या होती है, आपकी सीव ट्यूब होती है। नेक्स्ट आपने कहा दे आर एसोसिएटेड विद अ कंपेनियन सेल। ठीक है, ये किससे जुड़े हुए होते हैं, कंपेनियन सेल से। अब कंपेनियन सेल कहाँ पे आती है आपकी, ये कंपेनियन सेल है, ये कंपेनियन सेल है आपकी और ये सीव ट्यूब है। तो ये किससे जुड़े हुए होते हैं, कंपेनियन सेल से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट आपने बोला द इंड वॉल्स हैव अ लार्ज पोर्स और सीव पिट्स एंड आर नोन एज सीव प्लेट। आपने कहा अंतिम जो दीवार होती है वो बड़े छिद्र या छलनी जैसे गड्ढे होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, छलनी प्लेटों के रूप में जाना जाता है। तो सी प्लेट्स आपको यहाँ पे कहीं दिखा रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे सी प्लेट्स आपको शो नहीं कर रखी हैं, लेकिन जब हमने प्रीवियस लेक्चर में जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने क्या किया था, डायग्राम वहाँ पर बनाया था और सी प्लेट्स को देखा था। ठीक है, अगर आपने नोट किया होगा तो आपके नोट्स में ये होगा। Mature tube elements have a peripheral cytoplasm, large vacuole, and they lack nuclei। आपने परिपक्व छलनी ट्यूब तत्वों में परिधीय साइटोप्लाज्म होता है, बड़ी रिक्तिकाएं होती है और उनमें नाभिक की क्या होता है, अभाव होता है या उनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, sieve pores become impurgated with a कैलॉज एट मेच्योरिटी। आपने कहा कि परिपक्वता पर छलनी के छिद्र कैलॉज से संचेचित हो जाते हैं। फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय अ न्यूक्लियस ऑफ अ कंपेनियन सेल। आपने कहा छलनी ट्यूबों के जो कार्य होते हैं वो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से कंट्रोल होते हैं। क्लियर है, आपने कहा कंपेनियन सेल में क्या पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं और यही कंट्रोल करते हैं सीव ट्यूब की फंक्शनिंग को। तो ये तो हमने पढ़ा है किसको, सीव ट्यूब को। आगे बढ़ते हैं, कंपेनियन सेल को देखते हैं। देखिए आप जानते हैं ये हमारा रिवीजन है, इसीलिए जल्दी से चीजों को यहाँ पर रिवाइज करेंगे। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये कैसी होती हैं, कंपेनियन सेल पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, लिविंग होती हैं। ठीक है, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स। यही हमने कहा था कि छलनी ट्यूब तत्वों के साथ जुड़े हुए होते हैं। दे आर नॉन कंडक्टिंग सेल। ये क्या होते हैं, असंवाहक कोशिकाएं होती है, कंडक्शन नहीं कर रहे हैं ये यहाँ पर। ठीक है, longitudinal walls between the companion cells and sieve tubes are connected by a pit filled with a
प्लाज्मोडेस्मेटा, आपने कहा साथ ही कोशिका और छलनी ट्यूब के बीच अनुदैर्ध्य दीवारें प्लाज्मोडेस्मेटा का उपयोग करके गड्ढे क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। गड्ढे यानी पिट्स को बोला गया, ठीक है, यहाँ पे आप सही कर लेंगे। गड्ढे का मतलब होता है पिट्स या फिर जो आपके छिद्र आप कह सकते हैं इन्हें। दे हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सी ट्यूब, ये क्या करते हैं, छलनी ट्यूबों में दबाव प्रवणता को बनाए रखते हैं, क्योंकि ये कैसे है, ट्रांसपोर्टेशन में कहिए ये कंडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, क्या मेंटेन करके रखते हैं, जो सी ट्यूब्स है उन्हें प्रेशर ग्रेडियंट को यहाँ पर मेंटेन करते हैं। तो चलिए एक बार आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे कंपेनियन सेल्स के बारे में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा की। तो हमने कहा फ्लोएम पैरेन्काइमा इलोंगेटेड सेल कैसी हैं, लंबी कोशिकाएं हैं, टैपिंग एंड सिलिंड्रिकल, ठीक है, पतली और बेलनाकार कोशिकाएं हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इनमें जो कोशिका द्रव होता है या फिर आपने का केंद्रक होता है वो कैसा है, सघन यहाँ पर होगा, ठीक है, डेंस होता है। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड हैव पिट्स, इनमें क्या होते हैं, कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है और इनमें पिट्स होते हैं, यानी कि जो पोर्स या गड्ढे आप कहिए वो होते हैं। काम क्या होगा, क्योंकि पैरेन्काइमा का फंक्शन ही हमने देखा था स्टोरेज का, तो आपने कहा दे स्टोर फूड मटेरियल्स लाइक रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। आपने कहा कि यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज जैसे खाद्य सामग्री का भंडारण करते हैं। दे आर एब्सेंट इन मोस्ट मोनोकॉट्स, ये अधिकांश एक बीजपत्री में अनुपस्थित होते हैं। ध्यान दीजिए किसकी बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में आपने कहा कि जो डाइकॉट होते हैं, ठीक है। मोनोकॉट की अगर हम बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता है। मोनोकॉट का मतलब होता है वो सीड जिन्हें आप इक्वली टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाते हैं नेचुरली। जैसे कि आपने कहा गेहूं का दाना है, गेहूं का जो बीज है आप उसे दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर आप राजमा के सीड कहेंगे, आप मटर के बीज कहेंगे, तो ये क्या होते हैं, दो पार्ट में खुद ही डिवाइड हो जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं द्विबीजपत्री, जिन्हें डाइकॉटिलडॉन कहते हैं। मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री की यहाँ पर बात हो रही है। तो एक बीजपत्री में फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है, एब्सेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको क्या करने हैं, स्टार कर लेने हैं, ठीक है। ये जो इस प्रकार की स्टेटमेंट आपके पास आती हैं वो आपको स्टार कर लेनी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। लास्ट हमारे पास आता है फ्लोएम फाइबर। आपने कहा फ्लोएम फाइबर आर स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड अ बास्ट फाइबर। फ्लोएम फाइबर क्या होते हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं, इन्हें बास्ट फाइबर भी कहा जाता है। दे आर प्रेजेंट इन प्राइमरी फ्लोएम एंड प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, ये प्राथमिक और फ्लोएम में अनुपस्थित होते हैं और द्वितीय फ्लोएम में मौजूद होते हैं। तो क्या बोला, दे आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होंगे, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। अगेन आपको ये अंडरलाइन करना है क्योंकि यहीं से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। दे आर elongated and unbranched सेल कैसी होती है, लंबी कोशिकाएं हैं और अशाखित कोशिकाएं होती हैं। दे हैव पॉइंटेड नीडल लाइक एपिक्स, इनके जो शीर्ष होते हैं वो सुई जैसे नुकीले होते हैं यहाँ पर। दे हैव थिक सेल वॉल एंड प्रोवाइड अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है और ये क्या करते हैं, यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। एट मेच्योरिटी फ्लोएम फाइबर लूज अ प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड, परिपक्वता पर फ्लोएम फाइबर प्रोटोप्लाज्म को खो देता है और कैसा हो जाता है, मृत हो जाता है, ठीक है। अब देखो कमर्शियली इंपॉर्टेंट फ्लोएम फाइबर इंक्लूड जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प। आपने कहा व्यावसायिक रूप से फ्लोएम फाइबर में जूट, सन और भांग शामिल है। तो यहाँ पर बोला गया कि फ्लोएम फाइबर में जब क्या हो जाता है, सबसे पहले तो इनका फंक्शन बताया गया है कि ये क्या करते हैं, यांत्रिक शक्ति देते हैं। इससे पहले इनके फीचर्स आपको बताए गए हैं जो आपको एक बार रीड कर लेने हैं, आपको समझ आ जाएगा। हमने कहा कि यहाँ पे ये जब प्रोटोप्लाज्म को खो देते हैं, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को हम मिला करके बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो हमने कहा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जब सूख जाता है तो फ्लोएम फाइबर डेड हो जाते हैं, और जब ये डेड हो जाते हैं तो आपने कहा कि इनसे किन चीजों का निर्माण होता है, जो जूट होते हैं, जूट के बैग आपने देखे, जैसे कपड़े के बैग होते हैं यहाँ पे, और जो कपड़े हैं उनसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जो
तंतु होते हैं, जैसे सन हो गया, भांग हो गया है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा जैसे कि भांग के जो डंडे होते हैं, जैसे कि भीमल के जो डंडे होते हैं, उन्हें पानी में भिगो दिया जाता है काफी टाइम तक, फिर आप निकालते हैं, उसके रेशे निकालते हैं और उन रेशों से आप रस्सियां बनाते हैं यहाँ पे, या बैग बनाते हैं, अलग अलग चीजों का निर्माण होता है। क्या होता है वो? फ्लोएम फाइबर होता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीजें हैं, एक बार आप लोग पढ़िए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो ये हमने बात की है जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, और इसी के साथ आपका जो प्लांट टिश्यू का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। प्लांट टिश्यू में जल्दी से देखिए, जल्दी से हम क्या कर लेंगे, टेबल देख लेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहेंगे तो आपके लिए जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। तो आपको क्या क्या देखना है, देखिए आपको देखनी है टेबल। टेबल में हमने कहा दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्रकार हैं, इनकी लोकेशन कहाँ पर होती है ये ध्यान रखना है। इसमें आपको जो ध्यान रखने हैं, इनका कार्य क्या होता है, इनकी लोकेशन क्या है, वो आपको ध्यान रखनी है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, यहाँ पर चीजें बहुत ईजी हैं। एक डायग्राम बनाएंगे और इस प्रकार से जो आपने बनाया था, ठीक है, इस प्रकार से, और वहां पर आप बताएंगे एपिकल कहाँ है, लेटरल कहाँ है, इंटरकैलरी कहाँ है। एपिकल क्या है? सबसे टॉप में। इंटरकैलरी यहाँ पर जो आता है आपका, आपने कहा कि जहां से क्या निकल रही है, ब्रांचेस, जहां से ब्रांचेस निकल रही है। लेटरल आपने कहा कि जो साइड में होता है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, तीन प्रकार के होते हैं, इन तीनों के आपको फीचर्स भी देखने हैं, सिर्फ लोकेशन नहीं देखनी है। इनको सबसे पहले आपको देखनी कि इनकी संरचना कैसी होती है, क्या क्या गुण होते हैं, कोशिका भित्ति कैसी है, यहाँ पे किस चीज की बनी हुई है, इंटरसेलुलर स्पेस है या नहीं है, सेल वॉल थिक है या थिन यहाँ पर है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डेंस है यहाँ पर या नहीं है, वैक्यूल प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर प्रेजेंट है तो लार्ज है या फिर स्मॉल है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, फीचर्स देखने हैं। दूसरा, लोकेशन के कहाँ पर पाए जाते हैं, और तीसरा आपको देखना है कि इनके फंक्शन क्या होते हैं। ये तीनों हेडिंग इनमें मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों में ही कंपैरिजन आ जाता है। जैसे कि हमने बोला था पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस है, कॉलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा दोनों ही प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन पैरेन्काइमा नहीं करवा रहा है, पैरेन्काइमा का फंक्शन अलग यहाँ पर है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, हमने कहा दोनों क्या है, लिविंग है, लेकिन ये क्या है, नॉन लिविंग है, डेड है। यहाँ पर आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, जिनमें आप बात करते हैं फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, ठीक है। जाइलम में आपने कहा कि चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है, जिसमें यहाँ पर सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी क्या है, डेड है। फ्लोएम के बारे में हम बात करेंगे तो फ्लोएम फाइबर में हमने कहा था मेजोरिटी पे डेड हो जाता है, बाकी हमने कहा कि लिविंग यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो आपने चारों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, इनके कार्य देख लेने हैं, ठीक है, और उनका डायग्राम भी देख लेना है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने हर एक का डायग्राम देखा था, ट्रैकीज किस प्रकार से हैं, वेसल्स किस प्रकार से हैं, पैरेन्काइमा फाइबर कैसे हैं, सीव ट्यूब कैसे हैं, हमने हर एक के डायग्राम बना करके वहां पर देखे थे। तो आपको वो सारी चीजें रिवाइज करनी है, डायग्राम मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्लांट टिश्यू उसे कवर करेंगे। जब हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे प्लांट टिश्यू से रिलेटेड, तो उसमें हम जो स्ट्रक्चर है वो भी वहाँ पे रिवाइज कर लेंगे, ताकि जो चीजें हैं वो आपके रिवीजन में बनी रहेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और प्लांट टिश्यू के बाद दूसरे टाइप का जो टिश्यू हमारा आता है, दैट इज एनिमल टिश्यू। एक बार देखिए एनिमल टिश्यू, आपके पास एक चार्ट आता है इस प्रकार से, जैसे अपने प्लांट टिश्यू में देखा था, वैसे ही आपके पास एनिमल टिश्यू भी आता है। एनिमल प्लांट टिश्यू आपने देखा था दो प्रकार का होता है, एनिमल टिश्यू जो है आपका चार प्रकार का होता है। आपके ऊपर चारों हेडिंग है, ध्यान दीजिए, आपके जो यहाँ पे स्लाइड है ध्यान देंगे, अगर आपने नोट नहीं किया है तो जल्दी से नोट भी कर लेंगे। पहला है एपिथेलियल, ठीक है, सबसे पहला जो है आपका वो एपिथेलियल है। सेकंड आपका कनेक्टिव आता है, तीसरा आपका मस्कुलर आता है, और चौथा आपका नर्वस आता है। एपिथेलियल के भी अलग अलग प्रकार होते हैं यहाँ पर, इनके लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है, और इनके जो संरचना होती है कि कोई वन लाइनर होता है, कोई मल्टी लेयर यहाँ पर होती है, जैसे कि स्क्वैमस हो गया है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है, सीलिएटेड है एंड ग्लैंडुलर है। इनका फंक्शन अगर हम देखें तो दो मेन फंक्शन होते हैं, ठीक है, दो या तीन आप कह सकते हैं। एक तो है प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो आपने कहा कि क्या करते हैं ये, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो भी आपकी एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, जो कि आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है।
दूसरा, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, वहां पर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। तीसरा, जहाँ पे सिक्रीशन होता है, श्रावण होता है, वहां पर भी आपका एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। जैसे कि ग्लैंडुलर जो एपिथेलियल टिश्यू है वो आपके ग्लैंड्स में या ग्रंथियों में पाए जाते हैं जहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि कॉलमनर की अगर हम बात करेंगे, ये कॉलम जैसा होता है और ये वहां पाए जाते हैं जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जैसे कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाई एंड माइक्रोविलाई बनी है वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। सुरक्षा की बात करें तो अपने पास स्क्वामस हो गया है यहाँ पर। इस प्रकार के जो एपिथेलियल जो टिश्यू हैं वो आपकी स्किन को बनाते हैं, ठीक है। अलग अलग इनके फंक्शन होते हैं, एक एक करके सभी को जानेंगे। यहाँ पर आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू फर्दर डिवाइडेड है 4 पार्ट में। फिर से एरियोलर है, एडिपोज है, स्केलेटल है और फ्लूइड है। तो एग्जांपल देखिए आपको काफी हद तक समझ आ गया है। एरियोलर में हम पढ़ेंगे टेंडोन एंड लिगामेंट को, एडिपोज में सिर्फ एडिपोज के बारे में हम बात करेंगे, स्केलेटल में आप पढ़ेंगे बोन एंड कार्टिलेज को, फ्लूइड में आप पढ़ोगे ब्लड एंड लिम्फ को। अब एरियोलर का फंक्शन बताते हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो है कनेक्शन का। नाम ही इनका कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक है, तो इनका काम है कनेक्शन का, संयोजन का, हड्डी को हड्डी से जोड़ना और हड्डी को मसल्स या मांसपेशियों से जोड़ने का काम इन दोनों का है, ठीक है। आगे चल के बात करेंगे कि इसका क्या फंक्शन है। एडिपोज का फंक्शन है स्टोरेज करना, स्टोर करना, फैट का स्टोरेज करना। दो फंक्शन आ गए आपके कनेक्टिव टिश्यू के। स्केलेटल का फंक्शन फर्दर आपका आता है यहाँ पे कनेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। जो बोन्स है आपकी, जो कार्टिलेज है यहाँ पर, वो मिल करके आपका स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लूइड, यानी कि ब्लड और लिम्फ जो आते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन में आपकी हेल्प करते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पे कनेक्शन का काम कहिए, यहाँ पे स्टोरेज का काम कहिए, ट्रांसपोर्टेशन का काम करिए कहिए, ये पूरे काम होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू के, जो 4 टाइप का होता है। तीसरे प्रकार का जो टिश्यू हमारा आता है वो है मस्कुलर टिश्यू, जो कि 3 प्रकार का होता है। स्मूथ है, कार्डियक स्ट्राइटेड है, स्मूथ है एंड कार्डियक है। अगर हम तीनों का ही फंक्शन कहें तो तीनों का फंक्शन होता है कि मूवमेंट, गति जो भी होती है मूवमेंट है। और अगर हम पूरा कहें, मूवमेंट प्लस लोकोमोशन इनका फंक्शन होता है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो वॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वॉलेंट्री यानी कि ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा से हो रहे हैं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, जैसे मैं अपने हाथों को हिला पा रही हूँ, जैसे कि मैं चल रही हूँ, ये हमारी पूरी ऐच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्या होती है, जैसे मेरे हृदय का धड़कना है, जैसे मेरी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, जैसे कि मेरी बॉडी में हार्मोनल सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। ये क्या होते हैं, अनैच्छिक होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ये दोनों प्रकार के एक्शन को यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब ऐसा नहीं कि तीनों ही दोनों प्रकार के कर रहे हैं, जैसे कि हमने कहा कि कार्डियक है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मूथ जो है ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्राइटेड जो है वो वॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे चलना, बोलना, एक्सेट्रा, ठीक है। लास्ट जो 4 टाइप का हमारा टिश्यू आता है, दैट इज नर्वस टिश्यू, ठीक है, जो आपका तंत्रिका ऊतक होता है। तंत्रिका ऊतक का जो कार्य है वो मैसेजेस या सिग्नल्स को रिसीव करना और उसे क्या करना, कन्वे करना, यानी कि मैसेजेस को पास करना ब्रेन से ऑर्गन, ऑर्गन से ब्रेन में। इन सभी का जो कार्य होता है वो आपका नर्वस टिश्यू करता है। इंटरेस्टिंग है, सारी चीजें एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है एनिमल टिश्यू जो है वो बनता कहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके हर एक टिश्यू के बारे में जानेंगे। एक बार सबसे पहले आपको ये जो चार्ट है वो नोट कर लेना है। अगर आपने नोट कर रखा है तो जल्दी से आप रिवाइज कर लेंगे। आपकी फिंगर टिप पे होने चाहिए एपिथेलियल टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं, एरियोलर है तो कितने टाइप है, फ्लूइड है तो कितने टाइप है, मस्कुलर जो टिश्यू आपका वो उसके कितने टाइप है। जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, इसे लर्न कर लेना है। चलिए, तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। टिश्यू स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको एक डायग्राम दिखा देते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में हमने कहा कुछ सिंगल लेयर होती है, कुछ मल्टी लेयर होती है। जैसे स्क्वैमस की बात करते हैं, हमारे पास सिंपल स्क्वैमस आता है तो एक सिंगल लेयर आई है, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस आता है तो बहुत सारी लेयर आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी लेयर है, ठीक है। बहुत सारी लेयर होंगी यहाँ पे, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ठीक है। आपके पास सिंपल क्यूबॉइडल आते हैं, 1 लेयर है, और आपके पास स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल आते हैं तो 2 लेयर आपके पास आती हैं। सेम आपके पास सिंपल अगर कॉलमनर है तो 1 लेयर है, और आपने कहा कि यहाँ पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर आते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर वैरी करता है कि हम कौन से ऑर्गन में टिश्यू को पढ़ रहे हैं। कहीं कहीं पे जो स्क्वैमस होगा उसकी एक सिंपल लेयर होती होगी, और कहीं पे मल्टी लेयर होती है, ठीक है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर अपने नेक्स्ट लेक्चर में।
उससे पहले हमें पढ़ना है यहाँ पर एपिथेलियम, जो एनिमल टिश्यू उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कब होता है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तभी होता होगा। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो आप एक बार घर से पढ़ करके आएंगे, रीड कर करके आएंगे। इसके आगे का जो पोर्शन है नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।